क्या पढ़े थे? पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हम प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू कर चुके थे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स चूँकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसलिए इसके अंदर 3 जर्म लेयर बनती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनसे अलग अलग ऑर्गन बनते हैं और फाइनली पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ह्यूमन बींग्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसमें कितना समय लगता है, ये देखिए अलग अलग स्पीशीज में ये समय अलग अलग होता है। इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बींग्स में कितना होता है गेस्टेशन पीरियड? 9 मंथ होता है। ऑलरेडी मैं ये बहुत पहले आपको समझा चुका था गेस्टेशन पीरियड। अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग होगा, ये केवल ह्यूमन बींग्स का है। 270 डेज अप्रॉक्सीमेट ये माना जाता है। जब जाइगोट बना वहाँ से बेबी का जो बर्थ होगा उसमें इतना टाइम लगता है। इसका मतलब 270 डेज वो एम्ब्रियो फीमेल के यूटेरस में ग्रो करता है और फीमेल ही उसको पूरा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई, उसका एक्सक्रिएशन, उसका CO2 रिलीजन, ये सब पूरा फीमेल का जो बॉडी है वही सब करता है। इसका मतलब फीमेल को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। फीमेल को अपना खुद का बॉडी डेवलप भी रखना है, खुद का बॉडी जो है वो भी मेंटेन करना है, साथ ही साथ जो बेबी के अंदर जो चेंज हो रहे, जो डेवलपमेंट हो रहे उसको भी मेंटेन करना होता है। 2 फंक्शन करने होते फीमेल को। तो इस वक्त फीमेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस काफ़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस का लेवल भी बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि उसे खुद की बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है और उसके यूटेरस में जो बेबी ग्रो कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है। दोनों को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फीमेल फूड लेती है, बाहर से फूड लेती है, फूड से एनर्जी निकलती है, लेकिन ये एनर्जी निकालने के लिए बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ, फूड को डाइजेस्ट करना है, फूड को एब्जॉर्ब करना है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत सारे एंजाइम्स बनाना है, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस करना है। एवरीथिंग फीमेल को वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ये जो वर्कलोड बढ़ा इसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं फीमेल में वो हार्मोन्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं उन हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ना जरूरी होता है। हार्मोन्स विच आर रिलेटेड विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस, रिलेटेड विद मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये आपको समझ में आ गया होगा। हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तभी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ेंगी और मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ेंगी तभी तो वो खुद की बॉडी का रिक्वायरमेंट भी पूरा कर पाएगी और बेबी की बॉडी के डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाएगी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल में कुछ एडिशनल हार्मोन भी देखने को मिलते हैं और कुछ उन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं और कहाँ से निकलते हैं, क्लास 11th में मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन जो हैं। ख़ास तौर पे हम थायराइड के हार्मोन बोल सकते हैं, हम एड्रिनल के हार्मोन बोल सकते हैं,
इवन हम पिट्यूटरी के भी कुछ हार्मोन की बात कर सकते हैं। यहाँ के कुछ हार्मोन्स हैं जो ये सब करते हैं। आप एक एक करके अगर बात करेंगे तो थायराइड के जो T3 T4 हार्मोन हैं, थायरोक्सिन हार्मोन जिनको बोलते हैं, उनका मेन काम क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को फास्ट करना। तो थायराइड के जो हार्मोन हैं, खास तौर पे हम बात करेंगे थायरोक्सिन। एक्चुअली इसमें थायरोक्सिन में दोनों ही आ जाते हैं, T3 भी आ जाता है, T4 भी आ जाता है। इसका लेवल कैसा होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? इसका लेवल हाई होगा, तभी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस फीमेल में फास्ट होंगी, तेज होंगी, खुद का बॉडी भी कंट्रोल करना है और ग्रोइंग बेबी को भी बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसका भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करना है। थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा देखा जाएगा एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। दूसरा एड्रिनल हार्मोन, मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था। एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला, याद आ गया होगा आपको। वहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और कुछ एंड्रोजन्स कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे थे। उन्हीं में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो मेन हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है? एनी हाउ ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है? फीमेल के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तभी तो उस ग्रोइंग बेबी को उस ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज प्रोवाइड हो पाएगा, क्योंकि उस फीटस को जो ग्रो कर रहा है उसको बहुत सारा डिवीजन करना है और बहुत सारा उसको सेल डिफरेंशिएशन भी करना है। सो लॉट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड बाय द फीटस, सो द ग्लूकोज लेवल मस्ट बी हाई। एंड ग्लूकोज लेवल हाई क्यों होगा? कॉर्टिसोल का लेवल हाई है फीमेल के अंदर, इसलिए ग्लूकोज का लेवल हाई होगा। ठीक है। और पिट्यूटरी एक्चुअली जब फीटस डेवलप हो रहा है तो फीटस का आफ्टर बेबी बर्थ उसको न्यूट्रिशन का डिमांड रहेगा मदर से। तो न्यूट्रिशन के लिए वहाँ मिल्क फीडिंग प्रोसेस होगा, इसके लिए मैमरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलता है। और आपको याद है पिट्यूटरी का PRL हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसका लेवल भी हाई हो जाता है, जिससे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बेबी का जन्म जब होगा तो फिर वो मेमोरी ग्लैंड मिल्क सीक्रेट कर पाएंगी। तो वो सारी प्रिपरेशन जो मिल्क सीक्रेशन के लिए आवश्यक हैं वो सभी इस PRL हार्मोन्स के द्वारा कंप्लीट की जाती हैं। ये वो हार्मोन है जो फीमेल में हमेशा कभी ना कभी रिलीज होते ही रहते हैं। भाई थायराइड उसके अंदर होता ही है लेकिन लेवल हाई हो जाता है, एड्रिनल होता ही है लेकिन लेवल हाई हो जाता है इस दौरान, और पिट्यूटरी से PRL निकलता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होता है तो उस वक्त इसका हार्मोन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हम देखते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी से ही दो हार्मोन निकलते हैं जिन्हें हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं और हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। आप बोलेंगे सर प्रोजेस्टेरॉन तो कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया और ईस्ट्रोजन जो है वो तो ग्रोइंग फॉलिकल ने बनाया, लेकिन है तो दोनों ओवरी के पास ना। ओवरी के अंदर ही तो फॉलिकल है, ओवरी के अंदर ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो ओवरी से ये हार्मोन निकलते हैं। हर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में ये हार्मोन फीमेल बनाती रहती है, लेकिन इन दोनों हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है जब प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, क्योंकि इन दोनों ही हार्मोन का भी रोल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। तो कितने सारे हार्मोन मैंने बताए जिनका लेवल फीमेल में बढ़ जाता है, और ये सभी के सभी हार्मोन फीमेल एक नॉर्मल, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तब भी इनको सीक्रेट करती है, लेकिन उस वक्त इनका लेवल कम होता है। स्पेशली अब प्रेगनेंसी के दौरान इनका लेवल वाकई में एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है।
इनका हार्मोन का लेवल कैसे बढ़ेगा? आप बोल रहे हैं सर ग्रोइंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकलता है। देखिए ये दोनों हार्मोन प्लेसेंटा भी बनाना शुरू कर देता है। प्लेसेंटा भी बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होना शुरू हो जाता है, इसलिए इनका लेवल बढ़ा रहता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वो एक कॉमन टिश्यू है जिसे एंडोमेट्रियम और ट्रोफोब्लास्ट लेयर ने मिलकर बनाया था। वो प्लेसेंटा टिश्यू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू के रूप में यहां काम करता है, वो प्लेसेंटा खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करना शुरू कर देता है ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ही प्लेसेंटा बनता है, नॉर्मल लाइफ में प्लेसेंटा नहीं बनता है। विदाउट प्रेगनेंसी देयर इज नो रोल ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा बना ही नहीं है फीमेल के अंदर। आई थिंक इन हार्मोन्स का नाम और लेवल आपको समझ में आ गया होगा। थायराइड आपको मालूम है मेटाबॉलिक प्रोसेस को सीधा सीधा कंट्रोल कर रहा है। एड्रिनल का कॉर्टिसोल ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए बहुत जरूरी है। और पिट्यूटरी ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। जब बेबी का जन्म हो जाएगा तो पूरी प्रिपरेशन पहले ही करनी पड़ेगी, तभी तो ये पिट्यूटरी का भी इंपॉर्टेंट रोल यहां पे हो जाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन भी प्रेगनेंसी के दौरान मौजूद होना जरूरी है। दोनों ही हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन तो एकदम मस्ट है। अगर इसका लेवल कम हो गया तो एंडोमेट्रियम डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगी और प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन इसका लेवल ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से भी आ रहा है, लेकिन प्लेसेंटा ने सोचा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या पता कम कर दे, मैं खुद काम शुरू कर देती हूं। तो प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, खुद ईस्ट्रोजन भी बनाता है। ये है फीमेल का बॉडी का एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, हमारी बॉडी में काम करते रहते हैं। अब मैं कुछ ऐसे हार्मोन के नाम बताऊंगा जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं फीमेल में, केवल प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में। ठीक है, ये नॉर्मल कभी नहीं बनते, केवल जब प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है केवल तब ये हार्मोन बनते हैं। और ये हार्मोन भी कौन बनाता है? प्लेसेंटा ही बनाता है। मैंने बता दिया अभी कि प्लेसेंटा खुद एक एंडोक्राइन के जैसे काम करना शुरू कर देता है। प्लेसेंटा का काम केवल एक न्यूट्रिटिव लेयर बनाना ही नहीं है, बल्कि आवश्यक रिक्वायर्ड हार्मोन्स बनाना भी होता है। अभी मैंने बताया कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है, लेकिन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो फीमेल में पहले से भी थे, हालांकि उनका लेवल कम था। तो ये तो आपके हो ही गए, ये तो निकालेगा ही, ये तो मैंने दो बता ही दिए प्लेसेंटा से। स्पेशली हार्मोन प्लेसेंटा से और क्या बनना शुरू होता है केवल प्रेगनेंसी के दौरान, वो दो हार्मोन के नाम बिल्कुल रट लो, याद कर लो। एक एक नंबर में इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं या फिर इन दोनों का नाम पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से कौन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला HCG, H स्मॉल है, C और G कैपिटल है, HCG। और दूसरा हार्मोन है HPL। HPL ये क्या है? इनके नाम याद करना है। HCG का नाम याद करो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन प्लेसेंटा से निकलता है, जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है। और इन दोनों ही हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी के दौरान बने रहना भी बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं कोरियोनिक विलाई वगैरह को मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं। और ये HPL का जो पूरा नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटा से भी मिल्क
प्रोड्यूस करने वाले कुछ हार्मोन, सपोर्टिंग हार्मोन भी रिलीज होते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। देखिए पीआरएल कहाँ से हुआ था? पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन वो पिट्यूटरी से हुआ था। इधर ये प्लेसेंटा भी थोड़ा सा मदद कर रहा है ताकि मेमरी ग्लैंड प्रॉपर ग्रोथ कर सके और उनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस करने की पावर डेवलप हो जाए। Human placental lactogen and human chorionic gonadotropins. These two hormones can only found in human female during the pregnancy time. Otherwise, without pregnancy, these hormones will not take place in the female. कभी नहीं आएंगे। प्रेगनेंसी है तो ही ये हार्मोन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा से बनते हैं और प्लेसेंटा कब बनता है? जब प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ और स्पेसिफिक हार्मोन बताए जिनके नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अब एक हार्मोन जो प्रेगनेंसी के दौरान ही केवल निकलता है, ये दो तो फिक्स है, ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं। एक और हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में बनता है, लेकिन वो ओवरी से बनता है, ओवरी से बनता है और उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करने में मदद करेगा। क्या मदद करेगा? जब मैं इसका फंक्शन अभी लास्ट स्टेज में इसको समझाऊंगा। रिलैक्सिन क्या करेगा? ओवरी निकालेगी, प्लेसेंटा नहीं निकालेगा। ये केवल प्रेगनेंसी मेंटेन होने के बाद ही ये बनता है फीमेल में, उससे पहले कभी नहीं बनता। ठीक है, तो तीन हार्मोन मैंने ऐसे बताए जो केवल एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ही डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब इन्हीं हार्मोन को, इन तीनों में से कोई भी एक हार्मोन, रिलैक्सिन तो बहुत लास्ट में निकलता है। एक्चुअली ये जो दो हार्मोन हैं, अगर कोई ऐसा एक केमिकल टेस्ट हो जाए कि इन हार्मोन को वो टेस्ट पहचान ले, डिटेक्ट कर ले, जैसे आपने जूनियर क्लास में प्रोटीन का टेस्ट पढ़ा था, ग्लूकोज का टेस्ट पढ़ा था, स्टार्च का टेस्ट पढ़ा था आयोडीन से, हाँ? ऐसे ही अगर कोई एक टेस्ट हो, मान लीजिए ये एक किट है, ये एक किट है और इस किट में इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाली जाती है और यहाँ पे कुछ केमिकल होते हैं जो पहचानेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम कुछ सैंपल डालते हैं और वो यहाँ पे जाता है, तो ये जो किट है वो सिग्नल देने लगती है, जो डिटेक्ट करती है कि ये हार्मोन्स मौजूद हैं फीमेल में, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। तो इस तरह के कुछ टेस्ट भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के काम आते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं फीमेल में, बस वो केमिकल चेंज अगर हो रहे तो मालूम चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। चलिए, मैंने तीन हार्मोन आप स्पेशली याद कीजिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन, HCG हार्मोन और HPL हार्मोन, जो केवल प्रेग्नेंट में मिलते हैं और कौन से लेवल बढ़ जाते हैं। लेवल किसका बढ़ता है वो मैंने आपको अलग से बता दिए। थायराइड का बढ़ेगा, पिट्यूटरी का भी बढ़ेगा और एड्रिनल ग्लैंड का भी बढ़ेगा। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी बढ़ जाएंगे। आई थिंक ये हार्मोन्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि ठीक है, फीमेल ये प्रेगनेंसी मेंटेन हो गया, 9 मंथ लगभग हो रहा है, तो क्या क्या कब कब कैसे कैसे बन जाएगा एक फीमेल में। यहाँ पर ये इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड और ये फीटस का डेवलपमेंट इस तरह से हो रहा है। हाँ, ये फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्या है? ये प्लेसेंटा है चारों तरफ, और प्लेसेंटा के बाहर क्या है? ये कॉरियोनिक विलाई है। हाँ, ये इस तरह से कॉरियोनिक विलाई, इधर एंडोमेट्रियम ने इसको कवर किया हुआ है, ये एंडोमेट्रियम ने इसको कवर किया हुआ है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड मैंने फंक्शन बता दिया था, एक पाथवे, एक कैनाल, एक वेस्कुलर कनेक्शंस। वेस्कुलर कनेक्शंस पूछते हैं, वेस्कुलर कनेक्शंस कौन बनाता है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में? तो आंसर आएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यहां देखते हैं कि जाइगोट जब बना वो फर्स्ट डे और बेबी का बर्थ होगा
बर्थ होगा वो हमारा हो गया 270 डेज। इस दौरान क्या क्या होने वाला है, कब कब क्या क्या कैसे कैसे ये डेवलप होता है, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमने ये टोटल जो टाइम पीरियड है ये हो गया हमारा 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड। इस पूरे 9 मंथ को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 1 और 2 और 3। ये 3 पार्ट में बांट दिया। पहले ये आपके 3 मंथ हो गया, अगला फिर आपका नेक्स्ट 3 मंथ हो गया, और अगला लास्ट आपका नेक्स्ट ये 3 मंथ हो गया। 3-3 महीने के ये हमने पार्ट बना दिए। इनको बोलते हैं ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, फिर आएगा सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब अब ये 6 महीने हो चुके, और लास्ट फाइनल थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब ये आपका थर्ड ट्राइमेस्टर, बेबी का जन्म यहां पे हो जाता है। तो 3-3 महीने के 3 टुकड़े हमने किए, पहले 3 महीने, फिर नेक्स्ट 3 महीने, फिर नेक्स्ट 3 महीने। ठीक है, ये ट्राइमेस्टर की कहानी हो गई। ट्राइमेस्टर मतलब 3-3 महीने के ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। तो देखते हैं कब कब क्या क्या बन जाएगा। एक्चुअली जर्म लेयर आपके बन चुकी है और इसमें भी टाइम जाएगा। तो एक जाइगोट से कब क्या बनेगा, कितने समय में बनेगा, मैं कुछ आपको फिक्स डिजिट बस याद करवा रहा हूं, वो ज़्यादा नहीं। पहला महीना जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे 2 मंथ अगर कंप्लीट होंगे तो क्या बन जाएगा। फिर हम थर्ड बात करेंगे कि जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या क्या और बन चुका होगा। फिर चौथा छोड़ दीजिए, अब हम सीधा आते हैं जब 5 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। 5 मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे तब क्या डेवलप हो चुका होगा। और एक और याद कर लीजिए, 6 मंथ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या क्या बन चुका होगा। और इसके बाद तो फिर वो केवल मैच्योरेशन होना है, कोई खास नई चीज नहीं बनेगी, कोई खास नई चीज नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम बात करेंगे, इतना तो थोड़ा दिमाग में याद रखना है। ये कंप्लीशन है, आफ्टर 1 मंथ कंप्लीशन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो 1 महीना कंप्लीट होने पर हार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। हार्ट डेवलप हो जाएगा उस फीटस में, और स्टेथोस्कोप से आप उस बेबी का साउंड सुन सकते हैं आफ्टर 1 मंथ। अगर स्टेथोस्कोप से हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो साउंड आएगा। 1 महीना फीटस होने के बाद उसका हार्ट बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड मंथ में क्या हो जाएगा। सेकंड मंथ में उसके लिम्स बन जाएंगी, लिम्स डेवलप हो जाएंगी। लिम्स बोले तो दोनों हाथ बनना शुरू हो जाएगा, दोनों पैर बनना शुरू हो जाएगा। ये पहले इस तरह का एक मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल है इस तरह का, फिर बाद में धीरे 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 इसमें ये छोटे छोटे से ये हाथ बनना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से आना शुरू हो जाएगा, और इवन इनके अंदर छोटी छोटी डिजिट्स भी बनना शुरू हो जाएंगी। ये लिम्स तो बनेंगे और छोटी छोटी लिम्स, ये डिजिट्स भी बनना शुरू हो जाएगा। लिम्स एंड डिजिट्स, डिजिट्स मतलब उंगलियां, ये डेवलप आपके हो जाएंगी। लिम्स एंड डिजिट्स विल डेवलप्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ। इतना याद आपको रखना है। ठीक है, और थर्ड मंथ की अगर हम बात करते हैं तो लिम्स डेवलप हो जाएंगी, मतलब फुली डेवलप्ड, यहां बनना शुरू हुआ था, अब हम बोलेंगे कि लिम्स डेवलप्ड हो जाएंगी और थोड़ा ग्रो कर जाएंगी। एंड जेनाइटल ऑर्गन्स विल डेवलप्ड, जेनाइटल ऑर्गन इसके बन जाएंगे। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। आफ्टर 3 मंथ कंप्लीशन जेनाइटल ऑर्गन्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, उनको जो
सोनोग्राफी मशीन आता है, हाँ सोनोग्राफी बोलते जनरल भाषा में, उससे इंटरनल फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा जा सकता है। तो जेनेटल ऑर्गन्स कैन बी ऑब्जर्व आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 months। ठीक है, जेनेटल ऑर्गन्स कैन बी ऑब्जर्व। अगला मैंने लिखा है 4 महीना अभी छोड़ दिया है, सीधा मैं पहुंचा 5th मंथ होगा तो क्या बन जाएगा। 5th मंथ होगा तो हेड बन जाएगा, इसका सिर बन जाएगा, हेड बन जाएगा। और हेड के ऊपर अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाएगा। हेड के ऊपर क्या आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे छोटे छोटे। तो ये धीरे धीरे ये हेड सा बन गया और छोटे 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 बाल आना शुरू हो गया। कितने दिन के बाद, 5 मंथ के बाद। ठीक है, 6 मंथ पे क्या होगा, लगभग पूरी बॉडी पे हेयर आ जाएंगे, छोटे छोटे, कहीं और हल्के फुल्के रोम जैसे पूरी बॉडी पे बाल भी आएंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस हेड में जो ये यहाँ पे इस तरह का पार्ट बना था, ये थोड़ा लिड बन जाएंगी, ये आई लैसेज बन जाएंगे, पलक बन जाएंगी, आँख खुल जाएगी। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोलेंगे इसे आई लिड सेपरेट। पहले तो वो केवल सेल थी आई लिड्स, अब वो पलक बन चुकी हैं, लिड्स बन चुकी हैं, आई लिड सेपरेट्स। इवन आई लैसेज भी बन जाएंगे, उसकी जो आंख के ऊपर छोटे छोटे बाल हैं वो भी आ जाएंगे, आई लैसेज फॉर्म्ड। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि आई लिड ये बनती हैं 6 मंथ के बाद। अब इसके बाद जो भी ये 3rd ट्राइमेस्टर है, या ये जो आपका अभी 6 मंथ तो हो ही गया, दो ट्राइमेस्टर में लगभग पूरी बॉडी बन गई जैसे बननी थी। अब 6 मंथ में तो इस बॉडी के अंदर बस डेवलप होना है, पूरी बॉडी में केवल डेवलपमेंट होना है, जो बनना था वो लगभग सब बन चुका है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चों का जन्म 7 महीने में हो जाता है या 8 महीने में हो जाता है, इमेच्योर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो जो बनना था वो तो 6 महीने में बन गया, अब उसको अगर हम मशीन में रखेंगे तो बस केवल उसको न्यूट्रिशन मिल जाए और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक स्टरलाइज्ड कंडीशन अगर उसको मिल जाए, इन्फेक्शन ना हो, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मशीन में फिर वो बच्चा पूरा डेवलप हो सकता है, उसको बचाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने से पहले अगर इमेच्योर डिलीवरी हो गई तो बहुत ही रेयर चांस है कि वो बच्चा जीवित बचेगा, क्योंकि उसकी बॉडी अभी सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाई। हालांकि हमारी मेडिकल साइंस इसको भी चैलेंज के रूप में लेती है, और इवन बहुत सारे ऐसे केस रिपोर्ट है कि 6 मंथ से कम वाला बेबी भी उन्होंने मेडिकल हेल्प से जीवित रखा। हालांकि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी तो हो ही जाएंगी जब वो नेचुरल कंडीशन में डेवलप नहीं हुआ तो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। यहाँ पे खास तौर पे पूछा जाता है हार्ट कितने दिन में बन जाता है, नंबर 1, एक तो ये पूछते हैं, और एक पूछते हैं आईलिड कितने महीने बाद सेपरेट होना या आंख कब दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। बस ये 2 चीज पे ज्यादा वो पूछते हैं। बाकी अब मैंने तो आपको लगभग हर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दी, आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 months नाउ द बेबी इज फुली डेवलप्ड and now it is ready to deliver। देखते हैं क्या होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं पर्चुरेशन। पर्चुरेशन, पर्चुरेशन का मतलब है बर्थ प्रोसेस, बर्थ प्रोसेस ऑफ बेबी। बेबी अभी कहां है, एक आइडियल कंडीशन में है। एक अपनी फीमेल की बॉडी में जो यूटेरस है, उस यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा के भी अंदर यहां पर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। एकदम आइडियल कंडीशन, चारों तरफ प्रोटेक्टिव सुरक्षा, कोई इंफेक्शन के चांस नहीं, सब कुछ यहीं पे सप्लाई आ रहा है, पूरा ऑटोमेटिक काम हो रहा है। That is the fully protective environment in the uterus।
तो ये बच्चा जब बॉडी से बाहर आएगा तो एक ओपन एनवायरनमेंट में आ जाएगा जहां इसको इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो नेचर ने इस वक्त इसको स्ट्रांग बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ भेजा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। फिलहाल देखते हैं कि ये फीमेल के यूटेरस से ये बेबी कैसे बाहर आएगा। एक्चुअली एंडोमेट्रियम और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में अटैचमेंट हुआ था, एंडोमेट्रियम और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में। तो ये एंडोमेट्रियम और ट्रोफोब्लास्ट के बीच का जो अटैचमेंट था वो डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब ये एंडोमेट्रियम इसको छोड़ना शुरू कर देगी और ये छोड़ना शुरू करेगी, एंड फाइनली दिस होल प्लेसेंटा along with the fetus will released out from the birth canal from the cervix part। ठीक है, लेकिन ये कब डिटैच होगी, कैसे आएगा, क्या प्रोसेस होगी, ये ही समझना है पर्चुरेशन। आखिर क्यों डिटैचमेंट शुरू हो गया, कैसे ये इजी हो गया बाहर, बॉडी से बाहर आना, ये हमारा पर्चुरेशन कहलाएगा। तो देखते हैं कैसे ये काम होता है। बहुत सिंपल, कोई भी वर्क जो हो रहा है हमारी बॉडी में उसे करवा रहे हैं हार्मोन्स। न केवल हार्मोन, हमारा नर्वस सिस्टम भी हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और जब पर्चुरेशन होता है तो ये दोनों ही सिस्टम मिलकर काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती हैं, इवन नर्वस सिस्टम भी काम करता है मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर करने में। तो हम कह सकते हैं कि पर्चुरेशन इज ए प्रोसेस विच इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मैंने क्या बोला? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये पूरी प्रोसेस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल्ड होती है, तभी वो इजीली ये पूरा बेबी बॉडी के बाहर आ पाता है। ठीक है, तो देखते हैं आखिर शुरुआत कैसे होती है, वो शुरुआत ही हमको देखना है। देखिए, ये मान लीजिए यूटेरस है और ये बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, हो चुका है, अब 9 मंथ हो गया। और इधर जो है ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा हो गया। और ये जो है ये मान लीजिए इस तरह से एंडोमेट्रियम है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम, ये मैंने पूरा एंडोमेट्रियम बनाया। ये चारों तरफ से एकदम पैक है ना, इस तरह से। तो प्लेसेंटा कहाँ है? प्लेसेंटा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा एंडोक्राइन के रूप में भी काम कर रहा है, ये भी आपको मालूम चल गया, क्योंकि प्लेसेंटा ने तो ईस्ट्रोजन भी बना दिया, प्लेसेंटा ने प्रोजेस्टेरोन भी बना दिया, और क्या बना दिया? प्लेसेंटा ने HCG और HPL भी बना दिए। ये प्लेसेंटा है। अब ये फीटस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? फीमेल की बॉडी में ये फीटस डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, पहली बात नंबर 1। और दूसरा, क्या वो टाइम आ चुका है कि ये फीटस को बॉडी से बाहर निकाला जाए? इस फीमेल की बॉडी को कैसे पता चलेगा? भाई, फीमेल की बॉडी में तो वो ग्रो कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा जब कभी आपको कांटा लगता है तो उस वक्त दर्द होता है, आपने निकालने की कोशिश किया, कांटा टूट गया, अंदर छूट गया। क्या वो जिंदगी भर कांटा अंदर ही पड़ा रहेगा? नहीं, आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी और उस जगह पे कुछ इन्फेक्शन करके उस टिश्यू को गला के वो कांटे को बाहर निकाल देगी। ठीक ऐसे ही जब ये बेबी अंदर डेवलप हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी डेवलप हो रहा है, तो ये खुद
ये खुद वो सिग्नल निकालेगा कि मैं अब डेवलप हो चुका हूं, मुझे बाहर निकालो। बात समझने की कोशिश करना। एक तो ये प्लेसेंटा और दूसरा ये फुली डेवलप्ड फीटस। फुली डेवलप्ड फीटस, ये दोनों मिलकर कुछ ऐसे केमिकल मदर के ब्लड में रिलीज करते हैं, क्योंकि मदर के ब्लड से तो कनेक्शन बना है, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के थ्रू मदर का ब्लड से कनेक्शन बना हुआ है। तो ये खुद ये जो फीटस है वो बोल रहा है कि अब मैं डेवलप हो गया, आई वांट टू बिकम ए, मतलब जन्म होना है, मुझे बाहर आना है। और प्लेसेंटा भी सपोर्ट कर रहा है, प्लेसेंटा बोल रहा है ठीक है मेरा काम भी पूरा हो गया। उसने भी सिग्नल भेज दिया मदर के बॉडी के ब्लड में, और वो मदर के ब्लड में जैसे ही हार्मोन आए, देखिए हार्मोन तो ब्लड में ही आते हैं, तो मदर की बॉडी में वो हार्मोन घूमना शुरू कर दिए। मदर की बॉडी को पता चल गया, मदर की बॉडी ये जान गई कि अब फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलकर बोल रहे हैं कि अब जन्म कराओ, अब बर्थ का टाइम आ चुका है। तो ये जो सिग्नल फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया, इस सिग्नल को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस को इजेक्ट करने वाले रिफ्लेक्स शुरू हो गए। रिफ्लेक्स हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, रिफ्लेक्स। हाँ, तो फीटस और प्लेसेंटा both will release the chemical signal in the mother blood, so that mother body will identify that it is the time for parturition. अगर ये सिग्नल नहीं आते तो ये डिलीवरी को खत्म करने का सिग्नल मदर को नहीं मिलता। यहां से शुरुआत होती है, ये दोनों मिलकर वो पहला सिग्नल भेजते हैं ताकि फीमेल बर्थ प्रोसेस शुरू कर पाए। क्योंकि मदर की बॉडी में चेंज आएंगे तभी तो ये डिटैच होगा, तभी तो ये हटेगा, और हटेगा तभी तो ये बाहर आएगा। ये जो बर्थ कैनाल है ये वाइड हो जाएगा इजी वे में, और बेबी बाहर आएगा। So the fetal ejection reflex are very important process for the parturition, and after secretion of these ejection the parturition process will start. जैसे ही ये इजेक्शन आए, जैसे ये रिफ्लेक्स आए, मदर की बॉडी के यूटेरस में, ध्यान देना इस यूटेरस में एक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई। क्यों? ये कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का काम किसका है? सर कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का काम तो मसल्स का है। यहां पर मैंने आपको पेरीमेट्रियम बताई थी, सबसे बाहर की लेयर, आपको याद आ रही है। और उसके बाद मैंने क्या बताई? स्मूथ मसल्स की लेयर जिसे हम बोल रहे हैं मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर कौन बताई? ये एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम ही तो इसके साथ अटैच है। इसके साथ कौन अटैच है? एंडोमेट्रियम, ये पूरा अटैच है। तो ये जो बीच में मायोमेट्रियम है, जो मसल्स हैं, यहां पे मसल्स हैं, यहां पे मसल्स हैं, यहां पे मसल्स हैं, इन मसल्स को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मैसेज गया। और जैसे ही मैसेज गया, इन स्मूथ में, ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इनमें क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये सिकुड़ना शुरू हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। और जैसे ही ये स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो इसका सिग्नल मदर के पिट्यूटरी को पहुंचता है। अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती तो मदर की बॉडी को पता नहीं चलता। यहां जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ मसल्स में, कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आए, यहां पे थोड़ी हलचल शुरू हो गई,
यहाँ पर स्मूथ मसल्स सिकुड़ना शुरू हुई, उसका मैसेज गया ब्रेन को, ब्रेन में बैठी है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ने बोला कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो गया, बर्थ प्रोसेस शुरू हो गई, चलिए हम भी कुछ हार्मोन्स निकालते हैं। इसने हार्मोन निकाला जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन निकाला? मदर की पिट्यूटरी। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में घूमते घूमते फिर से आ गया स्मूथ मसल्स के पास, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ऑक्सीटोसिन का काम ही है स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करना, स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करना काम है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये तो थोड़ा सा हलचल हुई, उससे पिट्यूटरी को गया, पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन भेज दिया। अब ऑक्सीटोसिन अगर आएगा तो ये स्मूथ मसल्स और जोर से कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, पहले की बजाय अब और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, जितना ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ स्मूथ मसल्स में, जितना ज्यादा हुआ उतना ही सिग्नल वापस फिर भेजा गया कि ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। पिट्यूटरी बोलेगा और ऑक्सीटोसिन ले जाओ और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करो। जितना ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ही ज्यादा और कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब हर बार हर एक साइकिल में ये कॉन्स्ट्रिक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फाइनली ये पूरी एंडोमेट्रियम को खींचने लगती है, क्योंकि ये सिकुड़ रही है, खींचने लगती है, और खींचते 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 कहीं ना कहीं ये डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। डिटैचमेंट शुरू हो गया। ध्यान देना, सिग्नल निकले तो शुरुआत हुई ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन आया तो स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो और ज्यादा सिग्नल गया, और ज्यादा सिग्नल गया तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आया, ज्यादा ऑक्सीटोसिन आया तो और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, फिर और कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ज्यादा सिग्नल गया। हर एक साइकिल में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, एंड फाइनली the labor pain will start and the smooth muscles contraction will initiate the detachment of the uterus, खास तौर पे एंडोमेट्रियम को हटाना शुरू करती है, जिससे कि ट्रोफोप्लास्ट लेयर भी हट जाती है और ये प्लेसेंटा सहित बेबी बॉडी से बाहर आने को तैयार हो जाता है। दैट इज द पर्चुरेशन प्रोसेस। अब जब ये काम यहां हो रहा है तो ओवरी रिलैक्सिन हार्मोन शुरू करती है। रिलैक्सिन हार्मोन विच आर यूजफुल टू रिलैक्स द फीमेल, रिलैक्स द फीमेल। इतना पेन उस फीमेल को सहन करना है तो उसकी बॉडी को प्रिपेयर कर देती है, उसको कोई नुकसान नहीं होने देता, नंबर वन। दूसरा, इसका जो बर्थ कैनाल है इसको वाइड कर देता है। वाइड एक्चुअली यहाँ मसल्स हैं, उन मसल्स को रिलैक्स कर देता है। मसल्स को रिलैक्स करते ही ये रास्ता बड़ा हो जाता है। देखिए, आपने इंस्फिंक्टर पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंस्फिंक्टर क्या है? मसल्स अगर सिकुड़ गई तो रास्ता बंद, मसल्स अगर रिलैक्स हो गई तो रास्ता ओपन। ठीक ऐसा ही यहां पे है। यहां की मसल्स को पहले कॉन्स्ट्रिक्ट थी, रिलैक्सिन ने उनको रिलैक्स कर दिया तो बर्थ कैनाल विल ओपन। हमारा इधर जो गर्डल होता है वहां पे एक जॉइंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट, वो गर्डल भी रिलैक्स हो जाता है। हाँ, पेल्विक गर्डल होता है फीमेल में, पेल्विक गर्डल, मेल फीमेल दोनों के पेल्विक गर्डल में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन से वो पेल्विक गर्डल भी रिलैक्स होता है, जिससे ये बर्थ कैनाल बहुत वाइड हो जाता है और मसल्स यहाँ लगातार काम कर रही हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही हैं, इसलिए ये इजीली बॉडी से बाहर आ जाता है। और फीमेल कोई बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है
रिलैक्सिन हार्मोन से। हाँ, ये लेबर पेन होता जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बहुत सिंपल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है। अदरवाइज ये डिटैचमेंट कैसे होगा, फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेट करना पड़ेगा, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, ऑपरेट करना तो एक आसान तरीका है, उसमें तो डॉक्टर पैसा कमाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल यही है, हार्मोन्स के द्वारा जो होता है। सो इट वाज द पर्चुरेशन प्रोसेस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पर्चुरेशन। अब पर्चुरेशन हो गया, बेबी बाहर आ गया है। रिलैक्सिन हार्मोन का केवल इतना था, बर्थ कैनाल को वाइड करता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को भी रिलैक्स करता है ताकि बर्थ कैनाल वाइड हो जाए। बेबी के जन्म के बाद अब वो एक ओपन प्लेस में आ गया है। ओपन प्लेस में देखिए, जन्म जब हुआ तो क्या क्या आया होगा, ये प्लेसेंटा आया होगा जो जनरली रैप्चर्ड हो जाता है, और ये जो आपका बेबी है वो आया होगा, और इस बेबी का अटैचमेंट इस प्लेसेंटा से था, ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी आई होगी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इट विल बी कट एंड इट विल बी प्रिजर्व्ड एंड दिस प्लेसेंटा इट विल आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारा जो बेबी है ये ओपन आया। ओपन मीन्स अब इसकी बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो बेबी अभी क्या हुआ, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट से एक ओपन इन्वायरमेंट में बाहर आ गई। तो ओपन इन्वायरमेंट में उसकी बॉडी को सुरक्षित, तो यहां पे इस बेबी को